ग्रुप के द्वारा या समूह के द्वारा या परिवार के द्वारा सरकार को किया जाता है बिना किसी प्रतिफल के, इसको क्या कहते हैं? कर। तो इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा था कि कर के उद्देश्य क्या होते हैं? पर्पज ऑफ टैक्स, कर के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? जो टैक्स सरकार वसूल करती है वो उद्देश्य क्या क्या होता है? उद्देश्य वो तो एक तो मतलब मैम आधारभूत संरचना का निर्माण करवाए, हाँ, और फिर सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, और कहीं पे निवेश भी कर सकती है वो। हाँ, एकदम सही है। आर्थिक विकास, भुगतान संतुलन को व्यवस्थित करना, आयात निर्यात को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो टैक्सेस के माध्यम से करती है। ये सारे थे आपके कर के उद्देश्य। इसके अलावा आपने पढ़ा था कराधान के सिद्धांत एवं अच्छी कर प्रणाली की विशेषता। एडम स्मिथ के अनुसार अच्छी कर प्रणाली की कितनी विशेषताएं हैं? चार। कौन कौन सी? एक तो मैम समता, मितव्ययता, हाँ, स्थायित्व, हाँ, और एक और सुविधाजनक। सुविधा। समता था, मितव्ययिता था, अस्थायित्व था और सुविधाजनक। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे कर जो आपकी कराधान प्रणाली है, इसमें एक था आपका प्रतिगामी प्रणाली। जी मैम। प्रतिगामी प्रणाली में क्या होता है? इसमें मैम जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, और जो ज़्यादा आय वर्ग के लोग हैं उनसे कम टैक्स लिया जाता है। आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती जाती है, इसकी वजह से ज़्यादा आय वालों को कम कर देना होता है और जो कम आय वाले होते हैं उन्हें अधिक कर देना होता है। इसी को प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट था आपका आनुपातिक कर प्रणाली। ये क्या होता है? आनुपातिक कर प्रणाली में क्या होता है? आनुपातिक में मैम इसमें मैम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरफ से मैम मतलब वो ग्राफ जाते हैं। उसमें मैम जैसे कि एक जो मतलब आय वर्ग वाले हैं उनको एक अनुपात दिया जाएगा कि आप इतना देंगे, एक जो किसी मतलब आय वर्ग के अनुपात में उनको दिया जाएगा कि आप इतना मसला देंगे। आप क्या बताते हैं? मैम इसमें मैम आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर समान होती है। अनुपात आय के प्रत्येक दर में एक अनुपात निश्चित कर दिया जाता है, चाहे कम आय वर्ग के हो या अधिक आय वर्ग के हो, उनको ऋण देना मतलब उतना ही देना है टैक्स। यानी कि यहाँ पे चाहे कितना भी आप आय इनकम कर रहे हो, कम कर रहे हो या ज़्यादा, लेकिन एक निश्चित अनुपात सरकार के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं जो कम आय वाले हैं उनके साथ जाती हो जाती है। ये न्याय संगत नहीं होता, इसे न्यायशील नहीं माना जाता, क्योंकि कम आय वर्ग वालों के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है और अधिक आय वर्ग वालों के लिए तो आसान हो जाता है। ये है बिल्कुल सही। नेक्स्ट है था आपका प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली। ये तो मैम जैसे कि भारत में आय बढ़ने के साथ साथ कर का प्रतिशत बढ़ता है लगता है, और निम्न आय वालों पे कर का बोझ कम ही रहता है। ये न्यायशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, ये न्यायशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। अधिक आय वाले अधिक कर देते हैं, कम आय वाले कम कर देते हैं। आय बढ़ने के साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भी उपयोग किया जाता है। यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है कि जो ज़्यादा आय वाले होंगे वो ज़्यादा टैक्स देंगे, जो कम आय वाले होंगे वो कम टैक्स देंगे। नेक्स्ट है आपका अवक्रमित कर प्रणाली। अवक्रमित कर प्रणाली में आपने क्या पढ़ा था? इसमें मैम एक मतलब इसमें ऐसी कर प्रणाली रहती है जिसमें एक बिंदु पे मतलब कर बढ़ता है, उसके बाद स्थिर कर दिया जाता है। जैसे कि मैम एग्जांपल में आपको बताया, जैसे किसी देश में 10 लाख आय वर्ग के लोग हैं तो उनको 10% देना पड़ रहा है, 20 लाख आय वर्ग वाले हैं तो उनको 20%, लेकिन जो उससे ऊपर हैं उनके लिए फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ 20% देंगे। ये दो करों का मिश्रण होता है ना, कौन से? प्रगतिशील और एक में अनुपातिक। प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली का एक मिश्रण होता है। एक निश्चित अनुपात तक जहाँ तक सरकार निर्धारित करे वहाँ तक कर की दर बढ़ती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है, वहाँ से कर का दर नहीं बढ़ता है। तो इसमें प्रगतिशील और आनुपातिक दोनों कर प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताएंगे, आप लोगों ने कल पढ़ा था प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों में कुछ लाभ और हानियां बता सकते हैं, फायदे नुकसान? प्रत्यक्ष कर में जैसे कि
उसको मतलब गणना करने में आसानी होती है पहली चीज़, और दूसरा वसूलने में भी आसानी होती है। ओके, और इसके में नुकसान है कि इसको हम इधर बचत, थोड़ा तेज हाँ, निवेश करने में नुकसान होता है। निवेश करें, हाँ निवेश को ये रोकता है, बचत बचत, को हाँ। कम करता है, सही। और मैम ये मतलब कर वंचना के लिए इससे बचते हैं लोग, हाँ कर क्योंकि ये वंचना डायरेक्ट, यानी कि हाँ चोरी करते हैं। उनसे, हाँ उनसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, एक भाग के रूप में लिया बिल्कुल, जाता है। इसमें टैक्सेस चोरी होने की ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, संभावनाएं रहती हैं। और कुछ पॉइंट याद है, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा बताया। और कुछ अप्रत्यक्ष कर के कुछ फायदे नुकसान बता सकते हैं? अप्रत्यक्ष कर के हाँ, चोरी होने की संभावना बहुत कम होती है। चोरी की संभावना इसमें कम रहती है, क्योंकि ये वस्तुओं के और सेवाओं के सेवाओं मूल्य में के मूल्य में इंक्लूड रहता है। और जुड़ा रहता है। और मैम करदाता को भार का प्रतीत नहीं होता, करदाता को ये प्रतीत नहीं होता कि हम मतलब टैक्स दे रहे हैं, इससे ज़्यादा टैक्स लिया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इससे और सरकार मुद्रास्फीति में भी सहायक कार्य निभाता है। मैम और ये अमीर गरीब सभी पर समान रूप से इसका भार पड़ता है। हाँ ये बात भी सही है। और कुछ इसको गणना करने में वसूलना कठिन, कठिन इसकी होता गणना है, करना भी कठिन। खर्चीला होता है, लेकिन इसमें टैक्सेस चोरी करने की संभावनाएं नहीं बहुत रहती। कम बिल्कुल है। कम। मूल्यानुसार कर मतलब क्या है मूल्यानुसार कर? इसमें मैं जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ता है उस हिसाब से इसको टैक्स दिया जाता है। सोना चांदी मूल्य बढ़ने के साथ साथ उस पर टैक्स का दर मूल्य भी के- बढ़ता रहता है। जैसे किस पे आजकल लग रहा है इस तरह का कर? इसमें सोना, सोने के चांदी। आयात पे। बिल्कुल कीमती धातुओं पर। प्रत्यक्ष कर बताएं, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर में इसमें मैम जो करदाता है और जिससे कर वसूला जाता है, इस पर प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता है, वो एक ही होता है सिर्फ। हाँ यानी कि इस पर कर का भार जो कर देता है सीधे उसी के ऊपर पड़ता है और उसी को ये कर अदा करना होता है। कुछ प्रत्यक्ष करों के नाम बताएंगे? हाँ मैम, निगम, जैसे निगम कर हो गया, काट निगम कर और राजस्व कर। राजस्व और निगम कर और ठीक है, सही है, राजस्व कर और व्यक्तिगत कर। तो अप्रत्यक्ष कर है। हाँ आयकर प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल प्रत्यक्ष कर वो खाते से आयकर। ही कटता है डायरेक्ट। आयकर प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट व्यक्ति से लिया जाता है। आयकर को ही पर्सनल कर कहा जाता है। आयकर हो गया, संपत्ति कर, ये क्या निगम कहते हैं? कर। निगम कर हो गया, व्यक्तिगत कर हो और गया। व्यक्तिगत को ही बेटी बोलते हैं आयकर। और था क्या था बेटी? पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर, बिल्कुल सही है। और कुछ बताएं? बहुत सारे बहुत सारे पढ़े नहीं। मैम बिल पे जो टैक्स लिया जाता है वो भी डायरेक्ट रूप में लिया जाता हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है। एंजल कर था, है। एंजल कर, उपहार कर था। हाँ उपहार कर था, जो कि वर्तमान में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। फ्रीज लाभ कर दिया। फ्रीज लाभ कर भी था, बिल्कुल सही है। अब आज आप लोगों को पढ़ना अप्रत्यक्ष कर। हेडिंग कीजिएगा अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा सरकार को इनकम कौन से कर से हो रहा है? निगम कर। निगम कर से। कॉर्पोरेट। निगम कर को 1960-61 के पहले क्या कहते थे? कंपनी सुपर सुपर टैक्स। टैक्स। सुपर टैक्स। कंपनी को सुपर टैक्स करे थे। 1960-61 के बाद से इसको निगम कर कहा जाने लगा। और निगम कर को और कौन सा कर कहते हैं? आज में इंग्लिश में क्या कहते हैं? Corporate। कारपोरेट डायरेक्ट कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष हेडिंग कीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर नोट कीजिएगा। ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका, ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है। जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है। जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात, अर्थात
अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात स्थिति में करापात किसी अन्य व्यक्ति पर होता है और कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर। करापात और कराघात। करापात किसी अन्य व्यक्ति पर होता है और कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। आगे नोट कीजिएगा। अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता। अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है, जैसे उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर। उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क। उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क। हो गया कंप्लीट? बात समझ में आया? यानी कि कराघात का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कर का आघात पड़े, और करापात का मतलब होता है जिसको ये पेमेंट करना पड़े। तो अप्रत्यक्ष कर में पड़ता तो किसी और के ऊपर है इसका असर, लेकिन वो फिर क्या करता है, दूसरे के ऊपर डाल देता है, और लास्ट में ये उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है। यानी कि कराघात तो जो उत्पादन करता है उसके ऊपर पड़ता है कि उसने वस्तुएं बनाई तो सरकार के द्वारा उस पर अप्रत्यक्ष कर लगा दिया जाता है, लेकिन वो उस टैक्स को जो सरकार को पे करता है उस अमाउंट को फिर वो प्राप्त कर लेता है जब वो अन्य व्यापारियों को बेचता है तब। और ये जो व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, वो लेते हैं, उसके बाद वो फिर फुटकर व्यापारियों के ऊपर डाल देते हैं, फिर वो उपभोक्ता के ऊपर चला जाता है। यानी कि फाइनली इसको पे कौन करता है, उपभोक्ता। तो ये इसलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट सरकार को नहीं मिलता है, ये लगाता तो सरकार उत्पादक के ऊपर है, लेकिन इसको पे कौन कर रहा है, फाइनली उपभोक्ता। इसीलिए कराघात किसके ऊपर हो रहा है, उत्पादक के ऊपर, लेकिन करापात किसके ऊपर हो रहा है, उपभोक्ता के ऊपर। और इसमें कौन कौन से कर आते हैं, जैसे उत्पादन कर, सीमा शुल्क और विक्रय कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, ये सब कैसे कर हैं, आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है आपका कराघात किसी और के ऊपर पड़ रहा है और करापात किसी और के ऊपर पड़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा सेवा कर, सर्विस टैक्स। सेवा कर, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा, सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के एवज में लगाया जाता है। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में लगाया जाता है। और इस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। सेवा प्रदाता की होती है। यह कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है। यह कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है।
वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे केंद्र और राज्यों में बांटा जाता है। परंतु वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। आप हेडिंग कीजिएगा सीमा शुल्क। तो अभी हमने देखा कि जो सेवा कर है ये कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन इसे लगाता कौन है, केंद्र सरकार। वसूलता कौन है, केंद्र सरकार। लेकिन इसे विभाजित कर दिया जाता है किसके किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में। किसकी सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर। और ये टैक्सेस किसके ऊपर लगते हैं, जो सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन वो भी क्या करते हैं, उस टैक्स को फिर जो सेवाएं लेते हैं उनके ऊपर डाल देते हैं। इसलिए क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया। अब बात हो रही थी कि कल हमने पढ़ी थी कि जो सरकार की शक्तियां हैं उसको 3 भागों में बांटा गया। 3 अनुसूचियां ना, या 3 सूचियां कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। हाँ, तो संघ सूची पे कौन, अगर संघ सूची से जुड़े हुए कर वगैरह हैं, वित्तीय संबंध है, तो इस पे कौन बना रहा था कानून, केंद्र सरकार। और अगर राज्य सूची से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं जो कर से संबंधित है या वित्त से संबंधित है, तो कौन बना रहा था, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें मिलकर ही कानून बनाती हैं। और कुछ ऐसी अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं या चीज़ें होती हैं जिसमें केंद्र सरकार ही कानून बनाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपने पढ़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग आपने किया है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क इंग्लिश में लिखिएगा कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, इसमें नोट कीजिएगा। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश की सीमा से बाहर, सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे देश की सीमा से बाहर जाने वाली तथा देश की सीमा से बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। देश की सीमा से बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। वस्तुओं पर लगाया जाता है, अर्थात यह वस्तुतः निर्यात एवं आयात पर लगाया जाता है। वस्तुतः या आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगे शुल्क को आयात शुल्क, आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगे शुल्क को आयात शुल्क तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगे शुल्क को निर्यात शुल्क कहते हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगे शुल्क को आयात शुल्क, इंपोर्ट टैक्स, और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगे शुल्क को निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट टैक्स कहते हैं। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है। परंतु वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, परंतु वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर
उसी को आयात निर्यात शुल्क शुल्क भी कहते हैं, जो कहाँ पे लगता है? देश की सीमाओं पे लगता है। जब हम वस्तु और सेवाओं को बाहर से आयात करेंगे तो हमें आयात की गई वस्तु और सेवाओं पर भी शुल्क देना होगा, जिसे आयात शुल्क कहेंगे। और जब हम वस्तु और सेवाओं का निर्यात करेंगे तो हमें उस पर भी शुल्क देना होता है, जिसे हम निर्यात शुल्क कहते हैं। और आप सभी को मैंने बताया था कि जब सरकार को मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है तो वो ऐसे शुल्क को भी बढ़ाती घटाती रहती है। आयात को कभी कम करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार के द्वारा ये कर लगाए जाते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। तो इसे क्या कहा गया? सीमा शुल्क। और इससे जो भी इनकम होती है केंद्र सरकार को, क्योंकि इसको लगाती है केंद्र सरकार और वसूलती है केंद्र सरकार, फिर जो भी इनकम आता है उसे वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। कौन सा कर था जो केंद्र सरकार राज्यों को हिस्सेदारी जिसमें से नहीं देती? निगम कर निगम कर, जिससे सबसे ज्यादा सरकार को, केंद्र सरकार को लाभ होता है। अब हेडिंग है आपका उत्पाद। इसमें उत्पाद शुल्क भी दो प्रकार का होता है, एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है और एक आपका राज्य उत्पाद शुल्क होता है, दोनों ही लगा सकते हैं। इसमें नोट कीजिएगा, किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर, किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे उत्पाद शुल्क कहते हैं, उसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत शराब, तंबाकू, गांजा, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत शराब, तंबाकू, गांजा, जैसी मादक वस्तुएं जो मानवीय उपभोग में आती हैं, जैसी मादक वस्तुएं जो मानव उपभोग में आती हैं या जो मानवीय उपभोग में आती हैं, मानवीय उपभोग में आती हैं, के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। तो कौन कौन से मादक पदार्थ हैं जिन पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है? शराब, गांजा। हाँ, शराब, तंबाकू, गांजा, इस पर कौन टैक्स लेगा? राज्य सरकार लेगी। ये राज्य सरकार के अंडर में आता है। लेकिन उस तंबाकू का प्रयोग करके अगर बीड़ी या सिगरेट बना दिया जाए तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगी। ये चीज याद रखिएगा। शराब, तंबाकू, गांजा, इस पे राज्य सरकार टैक्स लगाती है। लेकिन गांजे का प्रयोग करके अगर बीड़ी और सिगरेट बना दिया जाए तो उस पर टैक्स कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगी। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो गुटखा वगैरह इसमें सोचने नहीं, तो तंबाकू उसी में आ गया ना, तो उसमें केंद्र सरकार नहीं, वो सब राज्य सरकारों का ही है, क्योंकि वो तंबाकू है। उसको तंबाकू, क्योंकि आप पहले के टाइम की तरह वो सुर्ती को तंबाकू कहते थे, बट उस रूप में लोग अब लेते नहीं हैं। अब तो लोग केसर के हाँ, तो पैकेट वाला लेते हैं लोग, तो उसको तंबाकू ही कहेंगे। वो राज्य सरकार के अंडर में आएगा, नहीं ना सिर्फ बीड़ी सिगरेट के। जैसे कि मैं जिसका ऐड करते हैं वो केंद्र सरकार के आता है। नहीं बाबू, जो जितने भी पैकेट में खाने वाले तंबाकू आते हैं वो सब राज्य सरकार का होगा। सिर्फ बीड़ी सिगरेट जो तंबाकू का यूज करके बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार के अंदर है। आपने लिखा तंबाकू, गांजा जैसे मादक वस्तुओं जो मानवीय उपभोग में आती हैं के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। यह राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह राज्य सरकारों के लिए
सरकार कर नहीं लगाती। ऐसी वस्तुओं पर केंद्र सरकार कर नहीं लगाती। यानी इससे जो रेवेन्यू होगा वो कौन लेगा सीधे फायदा? राज्य सरकार लेती है, केंद्र को इससे कोई फायदा नहीं होगा। कर नहीं लगाती। तंबाकू से निर्मित वस्तुएं जैसे सिगरेट, तंबाकू से निर्मित वस्तुएं जैसे सिगरेट पर केंद्र सरकार कर लगाती है। तंबाकू से निर्मित वस्तुओं पर केंद्र सरकार कर लगाती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व का विभाजन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व का विभाजन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व का विभाजन वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य कर दिया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। बात समझ में आया? यानी कि आपका जो उत्पाद शुल्क है ये केंद्र भी लगाती है और राज्य भी लगाती है। खास करके जो राज्यों के अंदर वस्तुएं सेवाएं बनती हैं उस पर राज्य सरकार, मतलब जो उत्पादित होता है राज्य सरकार लगाती है। और मादक पदार्थों में भी लगभग सभी मादक पदार्थों पर राज्य सरकार का ही अधिकार है, सिवाय सिगरेट के, उस पर केंद्र लगाती है। बाकी जितना देश के अंदर बनेगा जहाँ केंद्र का है वो सारे उत्पाद शुल्क कौन लेगा? केंद्र। जो केंद्र को उत्पाद शुल्क मिलेंगे उसका विभाजन कर दिया जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य। और किस आधार पे? वित्त आयोग के सिफारिश पे। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार को अपने टोटल इनकम का 41% राज्यों को दे देना है। तो अगर ये सारे राजस्व हैं इकट्ठा हो रहे तो उसमें से 41% को राज्य को दे देंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग मूल्य वर्धित कर। मूल्य वर्धित कर इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। मूल्य वर्धित कर इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट। वैल्यू एडेड टैक्स इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वैट। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन से लेकर, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले, जो उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले, ये महत्वपूर्ण लाइन याद रखिएगा। बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्य संवर्धन पर चुकाया जाता है। मूल्य संवर्धन पर चुकाया जाता है। इसमें कर की गणना का आधार मूल्य वर्धन होता है। इसमें कर की गणना का आधार मूल्य वर्धन होता है। यह मूल रूप से राज्य का विषय है। आगे नेक्स्ट
पॉइंट लिखिएगा। 1 अप्रैल 2003 में वैट लागू करने पर सहमति बनी। 1 अप्रैल 2003 में वैट लागू करने पर सहमति बनी। इस तिथि को भारत के एकमात्र राज्य हरियाणा ने इस तिथि पर भारत के एकमात्र राज्य हरियाणा ने वैट को सर्वप्रथम लागू किया। हरियाणा ने वैट को सर्वप्रथम लागू किया। और भारत में सबसे अंत में वैट उत्तर प्रदेश द्वारा और भारत में सबसे अंत में वैट उत्तर प्रदेश द्वारा और भारत में वैट सबसे अंत में उत्तर प्रदेश द्वारा 1 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश द्वारा 1 जनवरी 2008 को फिर से रिपीट कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2003 से वैट लागू करने पर सहमति बनी। इस तिथि को भारत के एकमात्र राज्य हरियाणा ने वैट को सर्वप्रथम लागू किया और भारत में सबसे अंत में वैट उत्तर प्रदेश द्वारा 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में उपभोग प्रकार का वैट भारत में उपभोग प्रकार का वैट लागू किया गया। भारत में उपभोग प्रकार का वैट लागू किया गया। उपभोग प्रकार का वैट लागू किया गया, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, यदि वह भारतीय वस्तु का उपभोग करेगा तो यदि वह भारतीय वस्तु का उपभोग करेगा तो वैट के तहत कर देगा। वैट के तहत कर देगा। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको क्या कहते हैं? GST। GST। वस्तु एवं सेवा कर, इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे कहते हैं GST। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। नोट कीजिएगा, एक ऐतिहासिक कर बदलाव के रूप में वस्तु एवं सेवा कर, एक ऐतिहासिक कर बदलाव के रूप में वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर को भारतीय कराधान इतिहास में, वस्तु एवं सेवा कर को भारतीय कराधान इतिहास में सबसे क्रांतिकारी कर सुधार माना जाता है। सबसे क्रांतिकारी कर सुधार माना जाता है।
अच्छा बताएं, जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है या राज्य सरकार? दोनों। दोनों। केंद्र सरकार लगाती है, इसे क्या कहते हैं? CGST। केंद्र सरकार लगाएगी तो CGST, राज्य सरकार लगाएगी तो SGST, और जब अंतरराज्यीय स्तर पर लगाया जाता है IGST। तो GST भी 3 प्रकार का है। CGST केंद्र सरकार लगाती है, SGST राज्य सरकार लगाती है, और जब अंतरराज्यीय यानी कि एक से अधिक राज्यों के बीच लगता है तब उसे IGST कहते हैं। कौन सा संविधान संशोधन करके 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को लाया गया है, ये चीज याद रखिएगा। अब हेडिंग दीजिएगा, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन सब आपके काम का नहीं है। जैसे जीएसटी से क्या फायदे हुए, किसको किसको फायदा हुआ, देने वालों को भी फायदा हुआ और एकत्रित करने वालों को। हाँ, इससे केंद्र को भी फायदा हो रहा है, राज्य को भी फायदा हो रहा है, और आम नागरिकों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं अभी खत्म हो गई, बहुत सारे टैक्सेस को इसी में मिला दिया गया है। तो अभी ये बहुत सारे टैक्स को समाप्त करके लाया गया है। अब केवल एक ही टैक्स देना है बहुत सारे टैक्सों की जगह, इसलिए आसान हो गया। हेडिंग कीजिएगा, जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा अनुच्छेद 279A फर्स्ट, अनुच्छेद 279A फर्स्ट, 79A फर्स्ट में यह प्रावधान किया गया है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की शुरुआत की तारीख से 2016 की शुरुआत की तारीख से 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा, जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। आगे, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन या जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी परिषद का गठन 12 सितंबर 2016 को किया गया। 12 सितंबर 2016 को किया गया। संविधान में जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों, संविधान में जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों एवं जीएसटी की दरों के निर्धारण से, संविधान में जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों एवं जीएसटी की दरों के निर्धारण से संबंधित, जीएसटी के दरों से के निर्धारण से संबंधित सभी विषयों पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार, सभी विषयों पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार जीएसटी परिषद को दिया गया है।
जीएसटी परिषद को दिया गया है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। लागू किया गया। अब हेडिंग कीजिएगा जीएसटी परिषद की संरचना। जीएसटी परिषद की संरचना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि। केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि। 2 प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? पहले हैं अध्यक्ष जो होंगे वो केंद्रीय वित्त मंत्री और सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और दूसरे जो उपाध्यक्ष होंगे वो कौन है, या सदस्य हैं वो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। ये 2 लोग हैं जो केंद्र सरकार के होंगे। बाकी नेक्स्ट पॉइंट, सदस्य सभी 28 राज्यों एवं 3 सदस्य। आपने लिखा जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि, जो कि आप मैंने बता दिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट, सदस्य सभी 28 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों ब्रैकेट में दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K। दिल्ली, पौंडीचेरी या पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ब्रैकेट बंद के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री ये तो क्या आपका पहला कौन हुआ? केंद्र सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री 2 सदस्य हो गए। उसके बाद 28 राज्य और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कौन कौन है? दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ये 3 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ से, और 28 राज्य। तो टोटल कितने हो गए? 31 लोग ये हो गए आपके, जो कि शामिल होंगे। और ये 31, 2, 33। हाँ, अब इनको भी इंक्लूड करेंगे तो 33। अभी बात हो रही है कि 28 राज्य और आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपके हो गए 31, और 2 इनको भी ले लेंगे तब टोटल कितने हो जाएंगे? 33। तो कितने सदस्य हो गए जीएसटी परिषद के? 33। तो याद रहेगा ना, 2 केंद्र के हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश के, बाकी सभी राज्यों से चाहे वित्त मंत्री होंगे या वहाँ की सरकार जिससे भी नामित करेगी वो इसके सदस्य बनेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित। नेक्स्ट पॉइंट, गणपूर्ति ब्रैकेट में कोरम। गणपूर्ति ब्रैकेट में कोरम कुल सदस्यों का 50%। गणपूर्ति ब्रैकेट में कोरम ब्रैकेट बंद कुल सदस्यों का 50%।
परिषद का प्रत्येक निर्णय करके डैश कर दीजिएगा। निर्णय लिखे ऐसे डैश लिखिए, उसके सामने कर दीजिए। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के जीएसटी परिषद के प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 75% भारित बहुमत 75% भारित बहुमत ब्रैकेट में 3/4 ब्रैकेट में 3/4 भारित बहुमत ब्रैकेट में 3/4 भारित बहुमत ब्रैकेट बंद होने के बाद ही लिया जाएगा। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 75% भारित बहुमत ब्रैकेट में 3/4 भारित बहुमत ब्रैकेट बंद होने के बाद ही लिया जाएगा। पास में आया? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, भारित बहुमत सिद्धांत डैश करके भारित बहुमत सिद्धांत लिख के डैश कीजिए, आगे लिखिए भारित बहुमत सिद्धांत डैश आगे। केंद्र सरकार का मान 1/3 केंद्र सरकार का मान 1/3 ब्रैकेट में 1/3 ब्रैकेट बंद केंद्र सरकार का मान 1/3 ब्रैकेट में 1/3 वोट माना जाएगा, 1/3 वोट माना जाएगा। सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलाकर कुल सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलाकर कुल मान 2/3 ब्रैकेट में 2/3 2/3 ब्रैकेट में 2/3 वोट माना जाएगा। यानी कि 75% क्या है? बहुमत होना चाहिए। 75% बहुमत, जिसमें से कह रहे हैं केंद्र सरकार का कितना होगा? 1/3 केंद्र सरकार मतलब 33% का कह रहे हैं 1/3 मतलब 33%। हाँ, तो कितना हो गया इनका? 33.33 कितना? 33% किसका हो गया? केंद्र का। और राज्यों का? 2/3 और सभी राज्यों का? 66.3 सभी राज्यों का 2/3 है ना? कितना हो गया? 66.66 लगभग आएगा। 66%। ये हो गया इनका। इस हिसाब से इनका रेशियो बढ़ेगा, यानी कितना सभी राज्यों का बनेगा और इतना केंद्र सरकार का बनेगा 1/3 के आधार पर। इतना वो वोटिंग में बनेगा जब रेशियो, तब जाकर के उसे निर्णय लिया जाएगा, यानी कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा जीएसटी काउंसिल के द्वारा। इसमें कोई पॉइंट अगर ना समझ में आया हो, टोटल कितने सदस्य? 33। 2 केंद्र के, 3 केंद्र शासित प्रदेश के और 28 राज्यों के। टोटल काउंसिल में है 33 सदस्य। अध्यक्ष कौन होगा? केंद्र सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्र सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। और उपाध्यक्ष कौन होगा? राज्य सरकार अपने में से जिसको भी चूज करेगी वो होगा। यहाँ पे निर्णय बहुमत के आधार पे दिया जाएगा, जिसमें से केंद्र सरकार को जो मान दिया गया वोट का वो 1/3 दिया गया है और राज्यों को 2/3 दिया गया है। टोटल कितना है? 3/4 लिखवा दिया है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बात समझ में आया? अगर समस्या हो तो बताइए। फिर पूछ सकता है कितने सदस्य होते हैं, केंद्र सरकार के कितने सदस्य होते हैं, राज्यों के कितने सदस्य होते हैं, किस आधार पर निर्णय लिया जाता है, या जो जीएसटी है इसमें अगर कोई फेरबदल करना हो तो कौन करता है, करने का निर्णय कौन करता है? तो कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा, परिषद करेगा, इसी के द्वारा किया जाएगा। अब हेडिंग कीजिएगा, जीएसटी के दायरे से बाहर की वस्तुएं। जीएसटी के दायरे से बाहर की
आपस में अस्थायी रूप से 5 पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात अस्थायी रूप से मतलब ये अस्थायी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, सरकार बदल भी सकती है। तो अस्थायी रूप से 5 पेट्रोलियम उत्पाद, 5 पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात पेट्रोलियम क्रूड अर्थात पेट्रोलियम क्रूड पेट्रोलियम का मतलब समझ रहे हैं? पेट्रोलियम क्रूड वही खनिज तेल में कच्चा तेल जो निकाला जाता है, जो कच्चा तेल रहता है मिक्स अवस्था में उसी को क्रूड ऑयल कहते हैं या कच्चा ऑयल कहते हैं। तो पेट्रोलियम क्रूड यानी कि जो कच्चा पेट्रोल है, कॉमा मोटर स्प्रिट, मोटर स्प्रिट जिसमें आग लगाई जाती है, स्प्रिट में जिसमें आग लगाया जाता है। अब बेटे मोटर में कोई स्प्रिट यूज होता है, अब उसे क्या कहेंगे पता नहीं, बट प्रैक्टिकल करते थे तो उसमें मिलता था। आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। अच्छा, मोटर स्प्रिट ब्रैकेट में दिया है पेट्रोल, हाँ वही जलाते थे। मोटर स्प्रिट को कहते हैं पेट्रोल। पेट्रोल हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन, विमानन टरबाइन ईंधन, विमानन टरबाइन ईंधन को जीएसटी से बाहर रखा गया है, को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसके अलावा विद्युत को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसके अलावा विद्युत को जीएसटी से बाहर रखा गया है। जीएसटी की कितने दरें हैं? जीएसटी की कितने दरें, जीएसटी लागू करने की कितनी दरें? 18 है और 28 है और सही है, 18-28 सही है। और 6% 12% तो होटल तो याद है, बाकी बताइए। 12% है 12%, हाँ सही है। 5, 12, 18 और 28 जीएसटी। 28 ही है हाँ मेरी 28 ही है। हाँ, तो कितना हो गया? 5% लगती है जीएसटी और 12% लगती है और 18% लगती है और 28। तो जीएसटी की कितनी दरें हैं? 4। याद रखिएगा, जीएसटी की कितनी दरें हैं? 4। सबसे मिनिमम है 5% और सबसे हाईएस्ट है 28%। 28% जीएसटी किस पे लगता होगा? लग्जरीज जो चीजें होती हैं उस पर लगता है 28%। बिल्कुल सही है। चलिए आगे नोट कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके। जीएसटी के तहत कृषि एवं सामान्य खाद्य उत्पादों, जीएसटी के तहत कृषि एवं सामान्य खाद्य उत्पादों, सामान्य खाद्य उत्पादों जैसे छिलका उतरे हुए अंडे, जैसे नहीं सॉरी छिलका उतरे हुए अनाज, उसके बाद अंडे, छिलका उतरे हुए अनाज कॉमा अंडे, छिलका उतरे हुए अनाज कॉमा अंडे कॉमा दालों कॉमा फल कॉमा सब्जी
इत्यादि को कर से छूट दी गई है। इत्यादि को कर से छूट दी गई है। अन्य रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को 5% की जीएसटी दर के अंतर्गत रखा गया है। अन्य रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को 5% की जीएसटी दर के अंतर्गत रखा गया है। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक होता है प्रतिकारी टैक्स या कर। क्या बता सकते हैं क्या है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और प्रतिकारी कर? कभी पढ़ा है या सुना है? अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहली बार इकोनॉमी पढ़ रहे हैं? 2 4। बाकी आप लोगों ने पढ़ा बेटी इकोनॉमी? नहीं, तो फिर हाँ 9-10 में पढ़े थे। अच्छा, नहीं, वो तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अर्थशास्त्र पढ़ा था। मैं पूछ रही हूँ अर्थव्यवस्था कितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं? अच्छा, सभी लोग हैं, 1-2 लोगों को छोड़ करके। तो आप लोगों के लिए कितने सारे शब्द नए हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था आप लोग पहली बार पढ़े। वो अर्थशास्त्र है, पहले दिन ही मैंने पढ़ाया था कि दोनों में अंतर है ना? तो कंफ्यूज ना हुआ करिए। अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो फिर हम किसको समझाएंगे? आप लोग को तो पढ़ा चुकी हूँ कि दोनों में अंतर है। अर्थशास्त्र अलग है और अर्थव्यवस्था अलग है, और अर्थव्यवस्था अलग अलग देश का अलग अलग होता है। जैसे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो बात हुई एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे जो हम भारत मतलब मान लीजिए कोई भी देश, बहुत सारे देशों से बहुत सारे सामान और वस्तुओं को क्या करते हैं, वो आयात करते हैं। जैसे हम चाइना से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। तो कोई भी देश जो सामान आयात करता है, जब उसके जो आयातक मतलब जो उसके यहाँ निर्यात कर रहे कंट्री, वो अपने यहाँ वस्तु और सेवाएं जो बनाते हैं, जब वो सस्ती होती हैं और वो सस्ता होने की वजह से हमारे यहाँ के मार्केट में उसका डिमांड बहुत रहे। जैसे चाइनीज़ माल सस्ते रहते हैं ना हमारे लिए, इसलिए हम बनाने के बजाय आयात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या हमें चाइनीज़ माल ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इंडियन माल से सस्ते होते हैं और थोड़े आकर्षक भी होते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर विदेशी सामान सस्ता हो और उससे आपके मार्केट में वो वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में आ जाएं और आपके यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो ना बिके उतना, उनकी डिमांड घट जाए, यानी कि अगर बिकेगी नहीं, डिमांड घटेगा, तो यहाँ के जो उत्पादक हैं वो प्रोत्साहित होंगे कि हतोत्साहित होंगे ना। तो यानी कि कम उत्पादन करेंगे। कम उत्पादन करेंगे इसका मतलब हम कम बेचेंगे और हमें कम मुनाफा होगा, तो हमें क्या होगा? नुकसान। यानी कि विदेशी वस्तुएं जब सस्ती हो और उनका डिमांड देश में ज़्यादा हो जाए या वो मार्केट में ज़्यादा भरने लगे और हमारे यहाँ के जो उत्पादक हैं उनको नुकसान होने लगे, तो ऐसी अवस्था में हम उन पर ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं। ऐसे टैक्स को कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसका शिकायत अक्सर देश कहाँ करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार संघ है WTO में करेंगे कि ये मतलब देश में हम सामान अपना भेज रहे थे, निर्यात कर रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने जानबूझ के हमारे सामानों पर ज़्यादा कर लगा दिया, जिससे हमारे सामान महंगे हो गए हैं और अभी इसका डिमांड उस देश में घट गया है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। आप उनसे तलब कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे कंट्रीज अपने यहाँ के कुटीर उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को, लघु उद्योगों को डेवलप करने के लिए या उनको संरक्षण देने के लिए, अपने मार्केट को बचाने के लिए करते हैं। जब आयात करने वाली अंदर जो भी आयात होती है उन वस्तुओं को ज़्यादा महंगा कर देते हैं, उस पर टैक्स बढ़ाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन कभी कभी जो पड़ोसी कंट्रीज होते हैं या जो आपको निर्यात कर रहे सामान, वो जानबूझ के अपने यहाँ किसानों को, जो उत्पादक वर्ग है उनको क्या कर देते? सब्सिडी दे देते, वस्तुएं सस्ती कर देते, जिससे वस्तुएं सस्ती होने से वो ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो और सस्ती हो जाएगी। यानी सरकार जानबूझ करके हर चीज़ पे छूट दे करके उत्पादन को बढ़ा दे, जिससे कि वो सारी चीज़ें सस्ती हो जाए और इतनी सस्ती हो जाए और फिर उस सस्ते सामान को अपने सभी मित्र राष्ट्रों में जहाँ वो निर्यात करता है वहाँ भेजने लगे, तो इससे उसको तो फायदा होगा। लेकिन वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है जिससे कि बाकी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुँचे और उसको फायदा हो जाए। ऐसी अगर कोई हरकतें कर रहा है जानबूझ के, तो उस समय वो जिस देश में वो ऐसा भेज रहा है सामान,
जानबूझ के वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने के लिए वो देश उसके ऊपर अगर कर लगाता है उसके सामान को महंगा करने के लिए, तब उसे कहते हैं प्रतिकारी कर। यानी कि हम प्रतिकार कर रहे हैं आपके कार्य का, आपकी पद्धति का, क्योंकि आप जानबूझ करके हमारे मार्केट को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो उस पर अगर आप कर लगाएंगे तो प्रतिकारी कर कहलाएगा, और इस पर अगर कोई WTO में शिकायत करता है तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उसने जानबूझ करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। आपने यहाँ बहुत ज़्यादा सब्सिडी और छूट दे करके, चूँकि WTO मना करता है, एक सीमा से ज़्यादा छूट देने से मना करता है। आगे पढ़ाएंगे कि उसने कितना दर निर्धारित किया है विकासशील के लिए और कितना दर निर्धारित किया है विकसित कंट्रीज के लिए। इससे ज़्यादा छूट आप अपने यहाँ किसानों को और बाकी लोगों को नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। तो WTO भी हम लोग पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जब संगठन, तब एक को पढ़ेंगे, फिर वहाँ बताएंगे। तो बात समझ में आया। एंटी डंपिंग, जब हम अपने देश के कुटीर लघु मध्यम उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, बाजार या अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, या बाहरी वस्तुओं से कंपटीशन करने के लिए जो बाहरी वस्तुएं होती हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन यही काम हम दूसरे में भी करेंगे, लेकिन वहाँ क्या है, जो देश है वो जानबूझ करके अपने यहाँ सब्सिडी दे करके सस्ते में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके आपके मार्केट में उतार के आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है। तो वहाँ पे जब आप जान रहे हैं ये चीज़ कि ये जानबूझ कैसा करना, वहाँ पे जब आप लगाएंगे तो वो प्रतिकारी कहलाएगा। दोनों अवस्था में आप वस्तु और सेवाओं के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, लेकिन एक जगह वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसके यहाँ वस्तु और सेवाएँ सस्ती हैं, और एक में वो जानबूझ करके अपने यहाँ वस्तु और सेवाओं को सस्ता कर रहा है सब्सिडी दे करके। तब ये दोनों अवस्था में कर आप बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आपको मतलब सफाई भी देना पड़ेगा, और WTO में आपको जा करके बताना भी पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपकी शिकायत होगी जब आप ऐसा काम करेंगे। तो बात समझ में, प्रतिकारी और एंटी डंपिंग। तो ये चैप्टर रहा खत्म। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग आज ही नया चैप्टर शुरू करेंगे, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। भूमि सुधार, हाँ, भूमि सुधार भारत में। चलिए एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, IS 2021 में आया है। IS 2021 का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत अच्छा। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लगेंगे तो फिर गलत करेंगे। चलिए क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन समझिए। IS के क्वेश्चन समझना ही थोड़े टेक्निकल होता है। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से काले धन में जो बढ़ोतरी हो रही है वो सरकार की चिंता का सबसे प्रमुख कारण, यानी कि सभी कारण तो उनकी चिंता का है, लेकिन वो एक कारण है जो उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से काला धन बढ़ रहा है। आपको वो रीजन तलाश करना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन, अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवास के लिए संसाधनों का अपयोजन। अस्थावर संपदा के क्रय, अस्थावर मतलब समझ रहे ना, भूमि वगैरह, भूमि, मकान, ऐसी चीजें। अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन मतलब बर्बादी। दूसरा, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय। तीसरा, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। और लास्ट, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। तीसरा वाला आजकल हो रहा है। वो तो सब राय है, लेकिन सबसे बड़ा जो काले धन इकट्ठा करने के पीछे सरकार का टेंशन का जो कारण है वो क्या है, जिससे सरकार के राजस्व में हानि भी हो और जिससे काला धन भी इकट्ठा हो। क्या? कर अपवंचन। कर अपवंचन, जो लोग कर की चोरी करते हैं ना, काले धन का डेफिनेशन ही यही है कि वो पैसा जो आप टैक्स के रूप में ना दे करके उसको छुपा लें, उसी को क्या कहते हैं, काला धन कहते हैं, क्योंकि वो उसका आपने उस पर टैक्स पे नहीं किया है, इसलिए वो आपका लीगल नहीं बल्कि कैसा मनी हो गया, इलीगल मनी हो गया। और इलीगल मनी को क्या कहते हैं, ब्लैक मनी या काला धन। तो बात समझ में आ गया, इसलिए मैंने कहा था है तो सभी, और आप लोग का
कंफ्यूज होंगे पक्का, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो सरकार के टेंशन का कारण है वो है आपका कर का अपवंचन, जिससे सरकार को भी हानि होती है, साथ ही वो धन अर्थव्यवस्था में रहता है लेकिन उसका आरबीआई और सरकार को खबर भी नहीं रहती, जिससे समस्या होती है, मुद्रास्फीति आती है। 2021 में आया था ये IAS। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो GST के अंतर्गत नहीं आते, जिस पर छूट है। पहला ऑप्शन है छिलका उतरे हुए अनाज, लेंगे मिल गया आपको। मुर्गी के अंडे पकाए हुए, मैम सही है। IAS का क्वेश्चन है तो फिर अब कच्चा पक्का मिलाएगा ताकि आप लोगों का दिमाग भी कच्चा मैम पक्का में मिल जाए। पके हुए पे लगेगा मैम, रेस्टोरेंट पे जब सर्व करते हैं तो उस पे लगाते हैं ना टैक्स। कच्चे हाँ मैम, पके हुए पे लगते हैं मैम। बाबू उसमें लिखा है कि अंडे पे नहीं लगता, अब वो कच्चा हो या पक्का हो, अंडे पे नहीं लगता तो अंडा तो कच्चा भी होता है पक्का भी होता है। अगर ऐसा होता तो कहता है कि पके हुए अंडे को छोड़ के कच्चे पे नहीं लगता। इसीलिए तो IAS में इसीलिए क्या करता है कि बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, अंडा तो पढ़ा है लेकिन वहाँ जाने के बाद शायद पके हुए पे लगता है। अगर मैम उसका कुछ बना दे जैसे आमलेट वगैरह तो उस पे लगा सकते हैं। बेटे आमलेट में भी नहीं लगेगा, आमलेट में बहुत बोल मैम, मतलब तो केक पे लगता है उसमें पड़ता है। हाँ तो केक वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया ना, आमलेट कहाँ एक्सपेंसिव। तो ऐसी चीजों पे लगेगा, जो विलासितापूर्ण चीजें हैं वो उस पे लगेगा, तो अंडे पे नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, संसाधित और डिब्बाबंद मछली, और चौथा विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र, जो समाचार पत्र आता है ना नॉर्मली जिसमें विज्ञापन वगैरह दिया रहता है। तो आपके पास है 4 ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा जो छूट में आता है। ए में है केवल पहला, तो ये तो होगा नहीं। बी में है दूसरा तीसरा, ये भी होगा नहीं क्योंकि पहला है नहीं इसमें। अब बचा आपका सी ऑप्शन जिसमें पहला दूसरा चौथा है, और डी ऑप्शन जिसमें सभी है। 50-50 पे तो आ गया हम लोग तुरंत। अब बताइए पहला दूसरा चौथा है, तीसरा वाला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है बेटी संसाधित और डिब्बाबंद मछली, यानी कि जो प्रसंस्कृत करके मछलियों को ले जा करके मसाला मिर्च नमक डाल के तेल वगैरह डाल के बढ़िया से उसको डिब्बे में पैक करके निर्यात करते हैं, उस पे लगता है। बस समझ में आया, क्योंकि उसके मूल्य में वर्धन हो गया, वो अब कच्चा माल नहीं है, अब वो एक कीमती माल बन गया है, तो उस पर लगेगा, बाकियों पर नहीं लगेगा। ठीक है नेक्स्ट, ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन था, जिस साल GST लागू हुआ उसके दूसरे ही साल में आया था। कौन सा ऑप्शन इसमें मैम सही है? पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरे पे छूट नहीं है। पहला तीसरा चौथा सही है। नहीं, पहला दूसरा चौथा, तीसरे में वही है ना संसाधित और मछली, जी मैम, हाँ वो नहीं। डिब्बाबंद मछली। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोच विचार के उत्तर देंगे तो सही कर लेंगे, और अगर भावनाओं में बह गए तो फिर बह जाएंगे। तो थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल करिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन है GST के क्रियान्वयन या क्रियान्वित किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या होगा। अगर GST को लागू कर देते हैं तो सबसे ज्यादा, कम की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा कौन से लाभ हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है आपका पॉइंट, कोड की सहायता से उत्तर देना है। यह भारत में बहुप्राधिकार कारणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। कह रहे हैं कि बहुत सारे करों का ये स्थान ले लेगा और फिर ये एकल बाजार उपलब्ध कराएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर उसमें विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में भी सक्षम बनाएगा। कह रहे हैं कि जो हमारा विदेशी घाटा चल रहा है व्यापार में, उसमें हमें इसके मतलब इसके आने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा कह रहा है। तीसरा कह रहा है यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से भी आगे लेके चला जाएगा। आप बताइए। केवल पहला सही, दूसरा तीसरा सही, एकदम सही, केवल पहला सही, क्योंकि इतना बड़ा आमूल परिवर्तन नहीं आएगा कि GST
सोच लगाते हैं हम चाइना से आके निकल जाएंगे, और ना ही इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो इतनी जल्दी, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है जो देश के अंदर व्यवस्थित कर रहा है, तो इससे व्यापार घाटे का कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा तीसरा नहीं सही है, केवल और केवल पहला सही है, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि IAS का है। किसी देश की कर में GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? अगर कोई देश है और वहाँ पे जो GDP में कर आता है उसमें कमी आ रही है, GDP में जो कर का योगदान है वो घट रहा है, तो ये क्या बता रहा है, क्यों हो रहा होगा ऐसा? पहला पॉइंट, आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो गया है इसलिए कर कम आ रहा है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। अब बताइए, केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या कोई नहीं? केवल पहला। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी कि आर्थिक समृद्धि घट गई, समृद्धि नहीं आएगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो कर कहाँ से आएगा? बाकी कम सामयिक वितरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिसके पास ज़्यादा धन है उससे ज़्यादा टैक्स ले लेंगे, जिसके पास कम है उससे कम ले लेंगे, लेकिन वृद्धि समृद्धि घट रही है इसलिए कर नहीं आ रहा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू एडेड टैक्स अभी आपने पढ़ा ना, वैट का क्वेश्चन है। पहला, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। यह दूसरा है, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर है। तीसरा, यह वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया है जिसका वहन अंततः उपभोक्ता को करना पड़ता है। और चौथा, यह मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। आपको बताना इसमें से कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में? हाँ, एकदम सही, चौथा सही। पहला तो आपने पढ़ा, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित है क्योंकि ये हर उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण पे लगता है, तो पहला दूसरा सही। तीसरा भी सही है, वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया गया टैक्स है जिसका वहन अंततः उपभोक्ता, प्रत्येक चरण पे लगता है लेकिन लास्ट में पड़ता किसके ऊपर है? उपभोक्ता, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर है इसलिए लास्ट एक ही पॉइंट गलत था, तो चौथा आपका गलत हो गया। अब आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन कौन सा, कल ही आपने पढ़ा है सारे प्रत्यक्ष कर, अब वही पूछ लिया कि कौन कौन से कर हैं जो प्रत्यक्ष कर हैं इसमें। पहला पॉइंट, अनुषंगी लाभ कर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज टैक्स। अनुषंगी लाभ कर प्रत्यक्ष कर में कल आपने पढ़ा था। दूसरा है ब्याज कर, ब्याज कर ये भी है ना, जो आप करते हैं सामानों का उसमें जो ब्याज पे आपको फायदा मिलता है उस पे। और तीसरा है प्रतिभूति लेन देन का, ये भी है ना, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। बिल्कुल सही है, एकदम बहुत अच्छे। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है सेवा कर के बारे में। सेवा कर आज ही आपने पढ़ा। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित प्रत्यक्ष कर है। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित प्रत्यक्ष कर है। तीसरा, राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है। और चौथा, केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है आज ही आपने पढ़ा ना, सीमा शुल्क बॉर्डर पे लगता है, आयात निर्यात शुल्क भी कहते हैं इसे, केंद्र सरकार लगाती है, उगाही करती है, लेकिन वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्य केंद्रों में बांट दिया जाता है। तो देखिए आसान लगा IAS का क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन बाद में क्या होगा भूल जाएंगे आप लोग। अभी पढ़े हैं तो आसान लग रहा है, जैसे जैसे पीछे आपका छूटता जाएगा वैसे वैसे भूलते जाएंगे। पानी पी लीजिए, फिर हम शुरू करें नया चैप्टर भारत में भूमि सुधार, लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया। पानी पी के आइए।